Assalamualaikum to all students. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। आगे हम फिर पढ़ेंगे गॉस लॉ, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस सीरीज में डिस्कस होंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? लेट मी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लो मीन बहाव, किसी चीज का गुजरना, ठीक है। फ्लक्स मीन फ्लो, फ्लो मीन बहाव। अब फ्लक्स मतलब कि हाउ मच ऑफ समथिंग गोज थ्रू अ गिवन एरिया, कुछ एरिया में से, कुछ सरफेस में से कितनी कोई चीज गुजर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। सबसे पहले मैं ये पॉइंट यहां पर नोटेड कर देता हूं, आप नोट कर लें कि फ्लक्स मीन फ्लो। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक ग्रीक सिंबल से जिसे हम कहते हैं फाई। जिसे हम क्या कहते हैं? फाई। फाई ऑफ ई। यहां पर ई क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, वो है एरिया वेक्टर। हमें जानना होगा कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर सबसे पहले बता देता हूँ कि एरिया हमारे पास क्या होता है। किसी भी चीज का एरिया क्या होता है? एरिया इज द एक्सटेंट और मेजरमेंट ऑफ सरफेस। एक्सटेंट मीन कि कोई चीज किस हद तक फैली है और कितनी फैली हुई है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। लाइकवाइज मेरे पास ये क्लिप बोर्ड है। अब ये यहाँ पर इसकी ये एक एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट है, एक एक्सटेंट है। तो ये जो तमाम इसकी एक्सटेंट हदें हैं, इनके दरमियान ये एरिया कितना है, इनके दरमियान ये जगह कितनी है, ये हदें किस हद तक फैली हुई है, इसी को तो मैं क्या कहता हूँ? एरिया। अब एरिया से पढ़ते आ रहे होंगे कि एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बट इट इज नॉट। एक्चुअली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मैं इसके लिए 5 शेप ड्रा करूंगा, जो हमारे पास 1 डायमेंशन भी होगी, 2 डायमेंशन भी होगी, 3 डायमेंशन भी होगी। फिर हम उनका मैग्नीट्यूड भी जानेंगे और उनका एरिया वेक्टर भी जानेंगे। ये मेरे पास 6 शेप पड़ी है। अब हम 1 बाय 1 इसका एरिया, मैग्नीट्यूड और एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं। जो 1 डायमेंशनल सरफेस होती है उसका एरिया क्या होता है? वही 1 डायमेंशन। अगर उसके लेंथ में है तो लेंथ उसका एरिया ही हो गया, अगर विड्थ में है तो विड्थ उसका, अगर हाइट में है तो हाइट उसका क्या हो गया? एरिया हो गया। सो यहां पर अगर मैं इसको नाम दे दूं ए का, ये एरिया हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका क्या बन जाएगा? जस्ट ए। ओके हो गया। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का ऑलवेज उसके नॉर्मल पर होता है। किस पर? नॉर्मल पर, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मेरे पास अगर ये एक क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड, तो अगर मैं उससे कहा जाए कि इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ होगा? इस तरफ। एरिया वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ओके होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये सरफेस है प्लेन सरफेस, वो उसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक हो गया। अब नंबर 2 चलते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर मैं इसको भी ए कहूं, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, तो एरिया का स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए इंटू ए, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या बन, तो एरिया का मैग्नीट्यूड क्या बन गया? ए स्क्वायर। लेकिन एरिया का वेक्टर, फिर इस स्क्वायर का वेक्टर किस तरफ होगा? अब जो हमारे पास 1 डायमेंशनल ओपन सरफेस होती है उसका तो हम इस तरफ ही हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जांपल कि अगर ये क्लिप बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर ये भी है, तो उसका एरिया वेक्टर इस तरफ भी है, क्योंकि ये भी तो इसकी सरफेस ही है। तो एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि यही एक डायमेंशनल सरफेस, वो आउट और इन एक ही चीज होती है, हम किसी तरीके से उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि अब जो हमारे पास आउटर सरफेस होती है, कौन से? आउटर वेक्टर, हम उनको एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं, उन्हीं को हम मेजर करते हैं जो आउटर पर होते हैं। ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इस सरफेस का इस तरफ होगा, इस सरफेस का इस तरफ होगा, इसका इस तरफ अंदर की तरफ भी होगा, लेकिन अंदर वाला हम कंसिडर नहीं करते इन केस ऑफ क्लोज सरफेस। इन केस ऑफ
क्रॉस सरफेस, तो यहां पर भी कैसे है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल पर आप कह सकते हैं। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू वेट, 1/2 लेंथ इंटू वेट। अब ट्राइंगल की भी तीन सरफेस है, तो इसके भी एरिया वेक्टर कितने होंगे, तीन। वन इज डायरेक्टेड टुवर्ड देयर, वन इज देयर, वन इज देयर एंड अनदर वन, देयर आर थ्री और वो किस तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो अब वो भी कंसिडर नहीं किए जाते इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, वो किसकी तरफ होंगे, अंदर की तरफ, लेकिन अंदर वाले वेक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, आउट वाले को कंसिडर किया जाता है। तो इसका भी किस तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। अब इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल में किस तरफ से हम ड्रा करेंगे, सर्कल का जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज कहां से निकल रहा होता है, उसके रेडियस में से, कहां से, रेडियस में से। ठीक, ये देखो, ये 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 एरिया में से किस तरफ निकल रहा होता है, रेडियस में से। अब इसका जो हमारे पास सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है वो भी किस तरफ होता है, परपेंडिकुलर होता है, किससे, सरफेस से। छठा हमारे पास आ जाता है क्यूब। अब क्यूब की सिक्स साइड होती है, एक ये एरिया निकल आया, एक ये निकल आया, एक ये, एक ये, एक इसके आगे और एक पीछे वाला, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, छह पूरे हो गए। अब इसका एरिया मैग्नीट्यूड जो एरिया होता है वो क्या होता है, 6a²। जो एरिया है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अगर प्लेन इस नीचे से पड़ा है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, यू होगा। अगर प्लेन यू पड़ा है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, यू होगा। अगर प्लेन यू पड़ा है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, यू होगा, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर टुवर्ड द नॉर्मल। और वो कहां से निकलता है, अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल से निकल रहा होता है। ठीक है, तो आइए इसी बात को हम लिखते हैं। हम यहां पर लिख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन of area vector is always perpendicular to surface, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया डोनेटेड बाय फाई ई, फ्लक्स मीन फ्लो, और जो एरिया होता है वो किस तरफ निकला होता है, और नॉर्मल की तरफ होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तारीफ क्या हुई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सरफेस एरिया। ये एक कंसेप्चुअल तारीफ है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बुक में लिख द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, मैं यहां पर हेडिंग देता हूं, डेफिनेशन। measure of number of lines, measure of number of electric field lines passing through given area is called, इस क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत है। लेट सपोज ये मेरे पास एक एरिया पड़ा है, एक ये मेरे पास सरफेस पड़ी है, और ये उस सरफेस का एरिया है, क्या, एरिया, ये उस सरफेस का एरिया है। अब अगर सरफेस यू पड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यू से गुजरेंगी वो तो सारी पास कर जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू से गुजर रही है। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली जो हमारे पास फाई हुआ वो किस पर डिपेंड करता हुआ, फाई इज इक्वल टू
E electric field lines dot A. It is basically the dot product of electric field intensity and area vector. जो डॉट प्रोडक्ट जब हम हटाते हैं डॉट को तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कौन सा एंगल, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास फाइनली किसकी इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और ये उस सूरत में है जब हमारे पास एरिया वो भी फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास यूनिफॉर्म हो। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उस केस में क्या करना होगा, वो आगे इसकी एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहां पर एक क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर ए कॉस थीटा हमने क्यों लिया है, एरिया वेक्टर का या ई वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने साइन वाला हिस्सा क्यों नहीं लिया, साइन थीटा वो वाला कंपोनेंट हमने क्यों नहीं चूज किया। तो उसको ड्रा करने के लिए मुझे या एरिया को टिल्ट करना होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को टिल्ट करना होगा। तो ऐसे करता हूं, टिल्ट कर देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये मेरे पास एरिया है, ये ए है, ठीक हो गया। अब ये इसके पास से गुजर रही है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं इस वाले हिस्से को जब जूम करता हूं, ये देखो मैं जूम करके नीचे लिया, ये मेरे पास है एरिया ए, ठीक हो गया। और ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहां पर एंगल बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल। अब आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का असूल पता होगा कि वेक्टर को कैसे रेजोल्यूट किया जाता है, वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एरो से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं नीचे बेस पर और एक परपेंडिकुलर गिराते हैं हमारे किस पर, वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस में हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस में एरिया मौजूद है। और जो एंगल के साथ वाला हिस्सा होता है, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स। ये ई है तो ये ई ऑफ एक्स, ये ई ऑफ एक्स है तो ये फिर क्या बन गया, ई ऑफ वाई। अब ई ऑफ एक्स के बराबर होता है ई कॉस थीटा और ई ऑफ वाई किस बराबर होता है, ई साइन थीटा। इसी तरह अगर मेरे पास एक और एप्लीकेशन आ जाए जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल फ्लैट हो लेकिन एरिया जो है वो टिल्ट हुआ हो, टिल्ट मीन यू, अगर एरिया टिल्ट हो गया तो ये एंगल है एरिया का, ठीक हो गया। ये एंगल है, अब ये मेरे पास एरिया है और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से मैं एरो से एक वेक्टर, एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा नीचे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एक गिराऊंगा वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कोई चीज नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करते। और जो एंगल के साथ वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए ऑफ एक्स, और एंगल को दूसरे वाले हिस्सा क्या कहते हैं, ए ऑफ वाई। अब ए ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, ए कॉस थीटा। ए ऑफ एक्स बराबर है ए कॉस थीटा और ए ऑफ वाई बराबर है ए साइन थीटा। अब मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इस हिस्से पर, इस हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के इस हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट एरिया के साथ मैच कर रहा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉज बन रहा है। आया ये वाला ई वाई जो नीचे की तरफ जा रहा है या जो बिल्कुल एरिया के पैरेलल जा रहा है। तो आप, हर बच्चा यही कहेगा कि सर एरिया के जो पैरेलल वाला जा रहा है, तो फिर वो हमारे पास कौन सा वाला हिस्सा है, cos theta. That is why electric flux is the dot product of electric field intensity and area vector. क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, पैरेलल सरफेस पर। अब पैरेलल में cos जीरो हमारे पास क्या वैल्यू होती है, cos जीरो की 1, और cos जीरो की वैल्यू 1 होगी, मैं उसको क्रॉस करूंगा तो हमारे पास कौन सा बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। हम दो और फ्लक्स डिस्कस करते हैं, एक होता है इसी सूरत में, इसी कंडीशन पर फ्लक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मैक्सिमम फ्लक्स और एक होता है जीरो फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मैक्स फ्लक्स, मैक्स फ्लक्स तब होगा जब हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों क्या हो, पैरेलल हो।
दोनों क्या हो, पैरेलल हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल। और नंबर टू, व्हेन, जब हमारे पास जो प्लेन सरफेस है, अब मैंने आपको बताया प्लेन सरफेस अगर यूं पर या वर्टिकल तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ओरिजेंटल। लेकिन अगर पहले प्लेन सरफेस ओरिजेंटल पर है तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, वर्टिकल। तो प्लेन सरफेस और एरिया वेक्टर आपस में कौन सा डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये अगर मेरे पास एरिया वेक्टर है तो ये क्या होगी, प्लेन सरफेस होगी। अगर ये प्लेन सरफेस है तो ये क्या होगा, एरिया वेक्टर। यूं बेसिकली ये इस तरीके से मेजर होते हैं। यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है, 90 वाला दोनों के दरमियान। तो यहां पर एक और पॉइंट लिख सकता हूं, जब मेरे पास प्लेन सरफेस, व्हेन प्लेन सरफेस, व्हेन प्लेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई डॉट ई थीटा बराबर है 0, ठीक है। मेरे पास फाई ई की वैल्यू क्या होती है, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 बराबर है, कॉस 0 बराबर है 1 के। तो ये किस बराबर हो जाएगा, 1 के। और ये मेरे पास कौन सा फ्लक्स आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक होगा। अब दूसरी इसकी टाइप है वो है मिनिमम फ्लक्स, ये जीरो फ्लक्स। दूसरी टाइप है जीरो फ्लक्स। जीरो फ्लक्स कब होगा, जब मेरे पास इसकी बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन होगी। ऑपोजिट मीन व्हेन ई एंड ए आर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर, वेक्टर आर परपेंडिकुलर। और नंबर टू, व्हेन प्लेन सरफेस and electric field intensity are parallel। इस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के। और फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 90 इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 90 बराबर है 0 के। हम जानते हैं cos 90 किस बराबर होता है, 0 के। तो ये किस बराबर हो गया, 0 के। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फाई ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड जीरो फ्लक्स। और एक और बात मैं बताता चलूं कि फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जगह यहां पर नहीं बची, आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द मोर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर टू, एरिया, प्लेन सरफेस, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। जितनी बड़ी सरफेस वाला एरिया होगा उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ किया जाएगा और उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और नंबर थ्री, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना ओरिएंटेशन उसकी अच्छी होगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और जितना वो बड़ी होती जाएगी, जितना वो टेढ़ी होती जाएगी, टिल्ट होती जाएगी, उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाउन होता जाएगा। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टू द टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई पसंद आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों से जरूर शेयर करें इस इल्म के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज।